तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा और एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम था सलीम हड्डी। बड़ा अजीब सा नाम है, आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन इसका जिक्र हमारे पहले 3-4 एपिसोड में आ चुका है। ख़ास तौर पे जो एपिसोड हमने एक वो जो डिसमिस्ड पुलिस कमांडो था राजेश इग्वे, उसका जो एपिसोड बनाया था उसमें सलीम हड्डी का जिक्र आया था। तो इसलिए उसको मैं उस पार्ट को रिपीट नहीं करूँगा। और आज जो सलीम हड्डी का अपना जो एक किरदार था उसकी बात करेंगे। कल परसों मैं एक बहुत सीनियर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से बात कर रहा था मुंबई में। उन्होंने एक सेंटेंस बोला सलीम हड्डी को, उसको पुरानी उसकी यादें निकालते हुए। उनका कहना था कि सलीम हड्डी जब तक ज़िंदा था तो बड़े बड़े बिल्डर्स और जो डेवलपर्स थे मुंबई के और नवी मुंबई के, उनके गले में हड्डी था। लेकिन जब एनकाउंटर हुआ, उसका मारा गया, तो वो पुलिस वालों के लिए गली में हड्डी बन गया। तो ये मुझे उनका बात बहुत सही लगी और मैं उसी को लेके आज इस एपिसोड में आगे बढ़ रहा हूँ कि कैसे वो बिल्डर्स के गले में हड्डी था और कैसे वो मरने के बाद पुलिस के गले में हड्डी बना। ये इंटरेस्टिंग किस्सा जो है उसके मरने के बाद का, वो इस एपिसोड के एंड में आएगा, क्योंकि कहानी वहाँ पे ख़त्म होगी। इसलिए इस एपिसोड को पूरा देखना मत भूलिएगा। पूरा देखना तो आपको सलीम हड्डी का पूरा किस्सा समझाएगा। खैर, सलीम हड्डी अपने ज़माने में अबू सलेम का सबसे बड़ा शार्प शूटर था। अबू सलेम उस ज़माने में दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और उनका करता धरता छोटा शकील के लिए काम करता था। अबू सलेम की जिम्मेदारी लगाई गई थी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर से, और जो बड़े बड़े नामचीन बिल्डर्स थे उनसे पैसा उगराही करने का, एक्सटॉर्शन। तो जो लोग नहीं उसकी बात मानते थे उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी वारदातों को अबू सलेम ने किया, अंजाम दिया। और उन अंजाम देने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो इन दो शख्स का था, दो लोगों का था, राजेश इग्वे पुलिस कमांडो और सलीम हड्डी। अब देखिए, सलीम हड्डी गोवंडी एक एरिया है मुंबई में, चैम्बूर के पास, बहुत बड़ी एक झोपड़पट्टी है। एक ज़माने में धारावी को सबसे बड़ा स्लम एरिया कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर का या शायद धारावी के बराबर का ही स्लम एरिया है उसको गोवंडी कहते हैं। तो बहुत गरीब किस्म के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उस स्लम एरिया में से एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होता है ये लड़का सलीम। और इस सलीम का बचपन से ही नाम, बचपन में जब 5-6-7 साल का होगा, इसके गली मोहल्ले में ही नाम हड्डी पड़ गया। तो उसका एक कारण था, ये बहुत ही कमज़ोर किस्म का, पतला, एकदम जिसको मुंबई की भाषा में सुकड़ा कहते हैं, उस किस्म की इसकी बॉडी की बनतर थी। और इसका जो जो एडम्स बोन होती है अपनी, ये गले की ये हड्डी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बहुत बड़ी थी। मतलब उसका कहते हैं कि गला छोटा लगता था, वो गले की हड्डी जो थी वो ज़्यादा बड़ी लगती थी, शायद इसलिए भी कि वो कमज़ोर बहुत था। पुलिस वाले कहते हैं कि उसको मांस नाम की चीज़ उसकी हड्डी पे नहीं थी, मखौल करते थे उसको। इतनी सिर्फ बोन्स ही नज़र आती थी, चलता फिरता स्केलेटन था। अब देखिए, इस किस्म की फिज़ीक का आदमी जब बड़ा होता है तो कौन डरेगा उससे मोहल्ले में। लेकिन देखिए, उसकी जो अपने आप को उसने ढाला, और ये कारण था उसकी बॉडी की जो शेप थी, उसने उसको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। उसको उसके जो साथ वाले लोग थे उसको मारते थे, पीटते थे, इसमें इतनी ताकत नहीं थी उनसे लड़ने की। लेकिन वो एक अंदर उसके गुस्सा, एक अपनी बेइज्जती का बदला लेने का एक जो भावना पैदा होती है, उसने उसके अंदर एक
जैसे जैसे बड़ा होता गया एक कॉन्फिडेंस पैदा होता गया। उसको लगा कि मैं अपनी इस फिज़िकल कमज़ोरी को हथियारों के साथ ताकत बना सकता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल एक एनालिसिस जो क्राइम ब्रांच की जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है उसके लोगों ने किया, जिनके साथ मेरी बात हुई, और मैं उनकी इस फाइंडिंग्स के साथ काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जब आदमी की कोई फिज़िकल वीकनेस होती है वो उसको कवर अप करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेता है, और सलीम हड्डी ने वो सहारा लिया उस ज़माने में चाकू, उस्तरा, तलवार इस्तेमाल करने का, और गली मोहल्ले का दादा बन गया शुरू शुरू में, यंग एज में। और आपको मालूम है बहुत सारे किस्से मैं सुना चुका हूँ क्रिमिनल्स के, कैसे छोटे छोटे गली मोहल्लों से निकल के वो अंडरवर्ल्ड के बड़े किरदार बने। उसी तरह से जैसे अबू सलेम जो था वो एक छोटी सी जोगेश्वरी एरिया से निकल के टैक्सी चलाता हुआ एक दुकान पे काम करते करते वो दाऊद गैंग के साथ इतना बड़ा सरगना बना। तो ये इसको अबू सलेम ने फाइंड किया अपने लोगों के थ्रू को। अबू सलेम हमेशा नए लोगों को ढूंढता था अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि पुराने लोग जो होते थे उनका एक पुलिस रिकॉर्ड होता था, उनको ट्रेस करना आसान होता था। और अबू सलेम का ये था कि काम बड़ा करो और नए लोगों से करवाओ। तो वो अबू सलेम इसको ट्रेन किया सलीम हड्डी को सोफिस्टिकेटेड हथियार चलाने में। और जो मुंबई के आज आसपास जो जंगलात एरिया है, जंगल्स का एरिया है, जैसे आर्यमैल कॉलोनी हुआ, पार्क साइट हुआ, या थाना के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे इस शख्स को ट्रेनिंग दी, और उस ट्रेनिंग देने में बहुत बड़ा हाथ था मुंबई के उस डिसमिस कमांडो राजेश एगवे का। खैर, तो ये आदमी ट्रेन होके अबू सलेम का खास शूटर बना। छोटे मोटे काम करवाने के बाद इसको जब बड़ी लीग में आया तो इसको बड़े लोगों का शिकार करने के लिए तैयार किया गया। और वो शिकार जो था वो दो बड़े बिल्डर, एक मुंबई का, एक नवी मुंबई का, उनको टारगेट किया गया। टारगेट करने का कारण दो थे। एक तो उनसे इंडिविजुअल पैसा मांगना जो उनके प्रोजेक्ट्स चलते थे, दूसरा उनको मारने के पीछे जो ओवरऑल बिल्डर डेवलपर कम्युनिटी थी उसके अंदर एक टेरर का माहौल पैदा करना, ताकि लोग डर के दो चार को मारो तो बाकी के 50-100 लोग अपने आप डर के आपको पैसा देना शुरू कर देते हैं। और जब मैं प्रदीप जैन के मर्डर की जजमेंट पढ़ रहा था टाटा कोर्ट की, उसमें जज ने भी लिखा हुआ है कि ये बेसिकली जो इनका जो प्लान था, जो इनकी जो चाल थी, वो ये थी कि बड़े बड़े बिल्डर्स के अंदर टेरर क्रिएट करना इनका निशाना था, एम था इनका मेन, अबू सलेम का और डी कंपनी का, छोटा शकील का। खैर, तो वहाँ से ट्रेन होते इसको पहला बड़ा काम, छोटे मोटे काम बहुत किए इसने, 30-32 केस पहले हो चुके थे सलीम हड्डी पे, लेकिन सुर्खियों में आया प्रदीप जैन के मर्डर के बाद, जो मार्च 1995 में किया गया। अब ये जरा महीनों का आप ज़रूर ख्याल रखना, मार्च 95 में एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है जुहू के एक बड़े बिल्डर प्रदीप जैन का, जिसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे उस कॉन्स्पिरेसी में। एक उसी इलाके का सबसे बड़ा बिल्डर था जो जहांब उसको बोलते थे, तो उसको जाम साहब ज़्यादा लोग बोल देते थे। और बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं जुहू एरिया में वो उस जहांब बिल्डर की बनाई हुई हैं, जैसे नॉर्थ बॉम्बे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो JW मैरियट के सामने है, चांद सोसाइटी जहाँ पे मैं एक ज़माने में रहता था जुहू पे अमिताभ बच्चन के घर के पास, वो जहाँ सामने बनाई। और इसी तरह एक सेंटूर होटल के पास एक और सोसाइटी है बहुत बड़ी, 10-12 बिल्डिंग्स की सोसाइटी है, वो भी उसी बिल्डर ने बनाई। और जब ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी तो उस बिल्डर की उम्र थी 82 साल, 82 ईयर्स। उस आदमी की पर्सनल दुश्मनी थी प्रदीप जैन के साथ, उसने भी छोटा शकील के साथ मिलकर उस कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया, और वो ही वॉज वन ऑफ द एक्यूज्ड इन टाटा केस जो प्रदीप जैन के मर्डर के साथ चला। खैर, तो वो बेरहमी से जो प्रदीप जैन का
उसके ऑफिस में घुस के मर्डर किया गया। 17 गोलियां चलाई गई। 17 गोलियों का मतलब ये था, पुलिस ने कहा है उस चार्जशीट में, कि 9 बुलेट वाली चैम्बर में 2 हथियार यूज़ किए गए। मतलब 9 गोलियां एक हथियार में थी, 9 गोलियां दूसरे हथियार में थी जो राजेश हेगड़े के पास था। तो वो 18 गोलियों में से 17 गोलियां जो थी, 17 गोलियां वो प्रदीप जैन को मारी गई। मारने तो एक गोली मार के, 2 गोली मार के ही मार सकते थे, लेकिन नहीं। जैसा टाडा जज ने कहा कि एक टेरर क्रिएट करना था बिल्डर लॉबी में, उसके लिए ये 17 गोलियां मारी गई। उसके बाद देखिए एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। शिवसेना की सरकार थी, मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के होम मिनिस्टर थे, और जो बिल्डर लॉबी थी उसके डेलीगेशंस जाके चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को मिले। एक बहुत बड़े लेवल पे टीम बनाई गई जिसमें 10-12 ऑफिसर तैयार किए गए कि हर हालात में हमें ये दोनों आरोपी, दोनों अक्यूज चाहिए। लेकिन उस मर्डर के बाद जैसे अंडरवर्ल्ड में होता है, जो बड़े शूटर होते हैं उनको छुपा के रखा जाता है, जल्दी उनसे कोई दूसरा काम नहीं करवाया जाता। छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, बड़े काम के लिए उनको सेफ कस्टडी में रख लिया जाता है, किसी सेफ हाउस में छुपा के रखा जाता है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक दूसरा बड़ा टारगेट चुना जाता है, और उस बिल्डर का नाम होता है ओम प्रकाश कुकरेजा। वो नवी मुंबई, जो मुंबई के साथ एक नया शहर जो बना है, न्यू बॉम्बे जिसको कहते हैं, वहाँ की जो बिल्डर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन थी, उसके प्रेसिडेंट थे वो ओम प्रकाश कुकरेजा। आजकल उनके कुकरेजा बिल्डर आज भी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। उनके बेटे भाई सब मिल के वो कंपनी चलाते हैं, कुकरेजा बिल्डर। उनका लेकिन रहायश उनकी चैबूर थी। चैबूर जो है वो नवी मुंबई से काफ़ी करीब पड़ता है। तो अब सितंबर के महीने में बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी जिसको बोलते हैं हम, कि कोई उसको कोई उसको मौका ही नहीं दिया गया सोचने का। उससे बड़ी मांग की होती तो शायद वो पुलिस प्रोटेक्शन ले लेता या अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रख लेता। लेकिन अचानक एज अ सरप्राइज एलिमेंट, बिल्डर लॉबी को दबाने के लिए, डराने के लिए, ये 3 आदमी, ये दोनों हेगड़े, सलीम हट्टी और एक तीसरा और था साथ में, उस पर आदमी साथ में लेके गए। उसके घर में घुस के उसको बेरहमी से गोलियों से छलनी किया। उसके बाद जो बवाल मचा मीडिया में, प्रेस में, तभी टीवी वगैरह तो हुआ नहीं करता था, न्यूज़पेपर थे। तो और एक बार फिर बिल्डर लॉबी बहुत गुस्से में आई और उन्होंने काफ़ी शोर शराबा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, डेलीगेशन गए, फिर मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को मिले। और उसके बाद देखिए, जब पुलिस ने किसी को ढूंढना होता है तो ढूंढ लेती है। इतने सालों से ये लोग लोगों को मार रहे थे, गोलियां चला रहे थे, लेकिन इतना ध्यान कभी किसी ने नहीं दिया। उसके भी कई कारण हैं, वो दूसरे किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा मैं, कि जब आदमी को नहीं पकड़ना होता है तो क्यों नहीं पकड़ा जाता। खैर, तो एक बड़े लेवल पे फिर पुलिस ने सरगर्मी दिखाई। पहले की तरह फिर ये दोनों लोग अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन जो हेगड़े होता है वो तारदेव में पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है पहले, और सलीम हड्डी जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। उसको मालूम था कि मैं बम्बई में रहूँगा तो पुलिस के हाथ आ जाऊँगा, क्योंकि उसकी फिजीक ऐसी थी कि उसका हुलिया पहचानने में कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती थी। पुलिस को इलाके में जाके यही पूछना होता था कि आपने कहीं एक को दुबला पतला आदमी जिसकी गले की हड्डी बहुत बड़ी है, तो पहचान बहुत आसान थी। तो इस शख्स ने क्या किया, अपने बीवी बच्चों को लेके इंदौर शिफ्ट कर गया टेम्परेरीली। इंदौर में एक छोटा सा घर किराए पे लिया और वहाँ पे जाके इंदौर में इसने एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, अपना जो इसका असली नाम था उस पर, ताकि कहीं शनाख्त के लिए कोई इंदौर की, मध्य प्रदेश की पुलिस कभी पूछे तो वो कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो वो आइडेंटिटी का जो ड्राइविंग लाइसेंस था उसको एज आइडेंटिटी यूज़ करके अपनी बीवी और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेके इंदौर में रहना शुरू किया।
लेकिन पुलिस है क्राइम ब्रांच ने जब अपने सोर्सेज एक्टिवेट किए तो खबर लग गई कि सलीम हड्डी इंदौर में फलां फलां जगह पे छुपा हुआ है। अब ये कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ये किस्सा हुआ था, कांड हुआ था, तभी इंटरनेट नहीं था, गूगल बाबा नहीं था और कोई ऐसी साधन नहीं था जो इन बातों को स्टोर करके रखता। 17 नवंबर को उसका इनकाउंटर होता है। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सितंबर में ये कुकरेजा का मर्डर होता है। उसके बाद अक्टूबर का महीना, पूरा सितंबर का आधा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का आधा महीना पुलिस इसको ढूंढने में लगी रहती है। डिफरेंट टीम्स ढूंढती हैं और आकर इसको इंदौर में स्पॉट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि ये आदमी वाकई वही आदमी और वहाँ रह रहा है। और मुझे ये किस्सा इसलिए ज़्यादा याद आया, ये इंदौर वाला किस्सा आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे अपने मित्र विवेक अग्रवाल की याद आई। हम दोनों ने मिलकर एक किताब भी लिखी है, कंडरवल के 4 के। विवेक मेरे साथ को ऑथर है, उसमें पुराने कुलीग रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। मैं पहले काम करता था, वो बाद में आए। खैर, तो उन्होंने उस ज़माने में ये स्टोरी ब्रेक की थी कि सलीम हड्डी को इंदौर से क्राइम ब्रांच की टीम पकड़ के लाई थी, जो फैक्ट पुलिस ने छुपा के रखा था। तो उसका उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, जो जनसत्ता हिंदी में भी छपी और इंडियन एक्सप्रेस के पहले सफ़े पे फ्लायर छपा था, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट, विवेक अग्रवाल के नाम से। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर से सलीम हड्डी को अरेस्ट करती है और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका नाम शायद संजय राणा था, जहाँ संजीव राणा, इस राणा सरनेम था, और वो नेपाल की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तो आईपीएस करके वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय पे इंदौर शहर के थे और उसके आसपास के एरिया के। तो इसको अरेस्ट करके मुंबई की टीम एसएसपी राणा के ऑफिस में पहुंचती है, उनको इन्फॉर्म करती है कि हमने ये आरोपी बहुत से मर्डर केसेस में वांटेड है, इसको अरेस्ट किया और हम इसको लेके जा रहे हैं। उसका कारण ये था कि अगर वहाँ से बिना बताए निकलते तो कहीं ना कहीं रास्ते में मध्य प्रदेश की पुलिस इनको रोक सकती थी कि आप हमारे एरिया में आके इस आदमी को क्यों लेके जा रहे हो। तो खैर, लेकिन संजय राणा को ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एज अ कॉप ही अलाउड के ठीक है, आपका आरोपी आप ले जाइए। अब 16 नवंबर को सलीम हड्डी को इंदौर से लाया जाता है, रातों रात ट्रैवल करके मुंबई पुलिस उसको मुंबई लेके आती है। वहाँ पे उसकी पूरी इंटरोगेशन करके जो उसने क्या क्या काम कांड किए थे, बाकी लोग कहाँ हैं, हथियार कहाँ हैं, वो सब करके उस शख्स को मिल्लत नगर के एरिया में 17 तारीख को दोपहर के 2 बजे लेके जाया जाता है। मिल्लत नगर एक बहुत बड़ी लोकेलिटी नई ओशिवारा, जोगेश्वरी ईस्ट भी बोल देते हैं, ओशिवारा में बनी, जहाँ जो मैंने एक एपिसोड में बताया था, वो जो मौलाना बुखारी और शरद पवार की मेहरबानी से एक बहुत बड़ी एक मुस्लिम डोमिनेटेड कॉलोनी बनी मिल्लत नगर। तो उस एरिया के साथ एक बैक रोड थी। उस ज़माने में वो बैक रोड पे बहुत कम लोग जाते थे, टूटी फूटी सड़क थी। आज तो बहुत बढ़िया वो हाईवे की तरह वो रोड बन गई है आजकल। वो बैक रोड पे खाली रहती थी, तो वहाँ पे ले जाके सलीम हड्डी का एनकाउंटर दिखाया गया। वहाँ पे उसको मारा गया। लेकिन वो बिल्डिंग 8-9 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। कई लोगों ने ये नाटक था, जो ये इंसिडेंट था, इसको अपनी खिड़कियों में से देख लिया। उन्होंने कुछ लोगों को, रिपोर्टर्स को इन्फॉर्म किया, जिनमें विवेक अग्रवाल एक था। तो इसको पता चल गया कि एनकाउंटर हुआ है, लेकिन किसका हुआ है, क्या हुआ, कोई डिटेल नहीं थी। और मज़े की बात यह है कि 17 तारीख को मुंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस RS शर्मा, रणजीत सिंह शर्मा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। सब क्राइम रिपोर्टर वहाँ पे बैठे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते चलते क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर आता है, उनके कान में कुछ कहता है और रणजीत सिंह शर्मा, RS शर्मा इमीडिएटली उसी कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हैं
कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अभी अभी पता चला है कि हमने एक बहुत बड़ा शातिर शूटर जो बहुत गुनाहों में इन्वॉल्व था, उसको आज उसका अभी अभी थोड़ी देर पहले ओशीवारा में मिलत नगर के बैक रोड पे एनकाउंटर हुआ है और उसका नाम सलीम हड्डी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया। वहाँ से निकल के विवेक अग्रवाल ने अपने ऑफिस जाके जब इंदौर के एसपी से बात की, उसने बताया कि इसको तो कल हमारे यहाँ से लेके गए थे, ये तो अंडर पुलिस कस्टडी था, एनकाउंटर करने की क्या ज़रूरत थी। तो उस स्टोरी ने बहुत बड़ा बवाल किया। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था महाराष्ट्र का, जो मैंने कहा कि मरने के पहले बिल्डर्स की गले में हड्डी था, मरने के बाद पुलिस के गले की हड्डी बन गया। उसके बाद ह्यूमन राइट्स ने इंक्वायरी शुरू की कि एक आदमी को कस्टडी में होने के बावजूद उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। अग्रवाल की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुई, पुलिस वालों को बुलाया गया, काफ़ी देर इंक्वायरी चली, लेकिन अल्टीमेटली वो जैसे हमेशा होता है कि वो जुडिशल इंक्वायरी करके हालात को ये बता के वो बता के उस पूरे केस को खुर्द बुर्द कर दिया गया। किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन सलीम हड्डी पुलिस कस्टडी में होते हुए एनकाउंटर में मारा गया। तो ये कहानी थी उस शातिर शार्प शूटर की, अबू सलेम छोटा शकील के खास शूटर की, जिसका नाम था सलीम हड्डी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।